आज हमारा चैप्टर है वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर या वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। क्या होता है वायुमंडल? मानो ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज। सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको पृथ्वी क्या करती है? अवशोषित करती है। पृथ्वी जो सूरज से ऊष्मा आता है उसको अवशोषित करती है और ये हमारा वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं। जो पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा आती है, केवल लगभग 54% भाग ही आ पाता है और सबको ये वायुमंडल जो है आने नहीं देती, रोक देती है। जो ऊष्मा पृथ्वी अवशोषित करती है, इससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है और हमको दिन में रहने योग्य जलवायु प्रदान करती है। अगर मान लो ये वायुमंडल ना होता, टोटल सूर्य की किरण पृथ्वी एब्जॉर्ब करता, तब क्या होता, हम लोग जल जाते, यहाँ रह नहीं पाते। और रात में कैसे अनुकूल बनाता है कि जो किरणें अवशोषित किया होता है ऊष्मा को पृथ्वी, वह रात में क्या होता है, छोड़ती है, फिर निकलती हैं, ये निकल के जाते हैं। तो कुछ किरणें निकल कर चले जाते हैं, कुछ ऊष्मा पृथ्वी से निकल कर वायुमंडल में चली जाती है और कुछ वायुमंडल से टकरा कर वायुमंडल इनको रोक देती है, वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। इसलिए पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री नहीं हो पाता रात में भी, क्योंकि वायुमंडल की वजह से ऊष्मा वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। इसी कारण रात एकदम ठंड नहीं होती, नहीं तो रात में एकदम बर्फ जमता और दिन में असहनीय गर्मी पड़ती। तो पृथ्वी पर जीवन अनुकूल नहीं होता, कोई जीव नहीं होता, बर्फ़ में सब जम जाते, मर जाते, दिन के तपन में मर जाते। इसलिए वायुमंडल क्या है, हमें जीवन प्रदान करता है। वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी वायुमंडल में मौजूद होते हैं। वायुमंडल में कौन कौन से गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और धूल के कण पाए जाते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक 78% भाग। उसके बाद सेकंड नंबर पर सर्वाधिक गैस ऑक्सीजन पाई जाती है, 21%। उसके बाद आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें जो हैं थोड़े थोड़े मात्रा में 0.04% हैं। तो सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं। जब हम वायु से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और उसे फिर बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है और वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। हम लोग सीधे वायु से नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और इसका पौधे प्रयोग करते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी प्रमुख गैस है। पहला नाइट्रोजन हो गया, जिसका हम लोग वायु के साथ श्वसन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, फिर निकाल देते हैं। और पौधे भी श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रेट के रूप में। मनुष्य और अन्य पशु जो होते हैं सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है।
इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग का जीवन संभव नहीं होगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पशु भी ऐसे करते हैं, जानवर होते हैं। और पेड़ पौधे यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्यों और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो मनुष्य और पशु द्वारा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को छोड़ा जाता है, पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। जितना गैस हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जानवर मिलके, उतना को पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर क्या होता है? संतुलन बना रहता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं हो पाता। अगर हम लोग ज़्यादा छोड़ेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो वो लोग कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो ग्रहण में पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अभी पृथ्वी पर इतना पेड़ है कि हम लोग जितना छोड़ते हैं पेड़ पौधे उसको उतना प्रयोग कर लेते हैं। परंतु यह संतुलन जो कोयला होता है, खनिज तेल, इन लोगों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कोयला जलाने से, खनिज तेल से। वह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कोयला दहन से, खनिज तेल से हर साल लगभग करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। इससे क्या होता है? जब हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रही हैं तो इससे पृथ्वी पर मौसम और जलवायु प्रभावित हो रहे हैं। अनायास कहीं भूस्खलन, कहीं ग्लेशियर पिघल रहा है, यही सब मौसम और जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव क्या क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये जो सूर्य की किरणें आती थी, जब इनको पृथ्वी ऑब्जर्व करता था, फिर वायुमंडल रोकती थी, तो वायुमंडल में कौन सी गैस रोकती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा जो रात में वापस जाता था इसको रोक लेती है, और यहाँ से जो बहुत ज़्यादा था इसको भी रोकती है। यही ऊष्मा रोक कर यह क्या प्रभाव करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कौन से गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। अगर यह नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड तो यह ऊष्मा को रोक नहीं पाता, पृथ्वी से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती, तो क्या होता? पृथ्वी पर एकदम वायुमंडल शून्य हो जाता। पृथ्वी सब लोग कोई जीव जंतु होता वह बर्फ में जम जाता। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जा रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उसका परसेंट 0.03 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तभी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो बहुत ज़्यादा क्या करेगी? ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगी और इससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो रहने योग्य नहीं रहेगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। तापमान में इसी वृद्धि के कारण जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा पृथ्वी, तो जो ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ हो वो भी पिघलने लगेंगी। इसके परिणामस्वरूप क्या होगा? समुद्र में बहुत ज़्यादा जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आने लगेंगे और दीर्घ अवधि में जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसके परिणामस्वरूप कुछ पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे। जो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं सह सकेंगे, पशु, वो क्या करेंगे? धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। वायु क्या होता है? जब गर्म होता है तो फैलता है और हल्की होकर ऊपर उठती है। मान लो ये पृथ्वी
पृथ्वी से वायु है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये वायु क्या हो जाती है, गर्म होती है। गर्म होकर क्या करेगी, ऐसे ऐसे ऊपर उठेगी और फैलेगी इधर उधर। और जो यहाँ ऊपर क्या होगा, ठंडी वायु होगी। ठंडी वायु भारी होती है और गर्म वायु हल्की होती है। तो ये भारी वायु नीचे आएगा और ठंडी वायु ऊपर जाएगा, इनका स्थान ले लेगा। तो गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां जाती है। यहाँ से गर्म वायु ऐसे ऊपर उठ के जा रही है, यहाँ स्थान खाली हो रहा है। ऊपर जो ठंडी वायु है वह भारी होती है, यह आके यहाँ इसका स्थान ले लेती है गर्म वायु का। और इसी प्रकार क्या चलता रहता है, वायु चक्र। इसको क्या कहेंगे, वायु चक्र। जब पृथ्वी गर्म होती है, उष्मा अवशोषित करती है, तो पृथ्वी की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और चारों ओर फैलती है। और जो ठंडी वायु होती है, यहाँ से ठंडा होकर फिर ये नीचे आकर इसका स्थान लेती है। गर्म वायु ऊपर पहुँचते पहुँचते ठंडी होती है, ठंडी वायु तब तक यहाँ से चलकर नीचे आती है, फिर गर्म होती है, फिर गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, फिर यहाँ से आकर फिर नीचे आती है। इस प्रोसेस को वायु चक्र कहा जाता है। वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। वायुमंडल की कितनी परत हैं, 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर। इसी में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की सभी घटना जैसे वर्षा, कोहरा, ओला इसी परत में होता है, क्षोभ मंडल में ही। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला है। ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती, बादल नहीं होता। इसके फलस्वरूप इसी कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए यह आदर्श स्थिति होती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं इनसे हमारी रक्षा करती है। अगला परत है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला होता है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर जल उठते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। बाह्यमंडल में ही आयनमंडल होता है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। आयनमंडल परत का उपयोग या बाह्यमंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए होता है और पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, इसीलिए संचार संभव हो पाता है। अगला मंडल है बहिर्मंडल। वायुमंडल की यह सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इसको बहिर्मंडल कहते हैं। टोटल कितने मंडल हैं, कितने परतें हैं वायुमंडल की, 5 परत हैं। ये सबसे पहले हो जाएगा क्षोभ मंडल, ये यहाँ दिया गया है। ये हमारा कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल। सबसे पृथ्वी के पास वाली परत को क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई होती है लगभग औसत 13 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा मंडल है हमारा समताप मंडल। ये वाला मंडल यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ तापमान और वायुमंडल दोनों बराबर लगभग होते हैं, इसलिए यहाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए उच्च स्थिति होती है, अनुकूल स्थिति। इसी मंडल में ही ओजोन की एक परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसे ठीक इसके ऊपर। और क्षोभ मंडल में वर्षा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, क्षोभ मंडल में बारिश, भूकंप सभी कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में होता है। अगला मंडल है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ तक मध्यमंडल में ही उल्कापिंड जलते हुए दिखते हैं, ये जैसे दिख रहे हैं। मध्यमंडल में आकर उल्कापिंड जल उठते हैं। अगली हमारी परत है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में ही एक आयन मंडल पाया जाता है। यह 80 से 400 किलोमीटर के क्षेत्र को बाह्यमंडल कहते हैं। ये आयन मंडल के कारण ही जो
जो तरंगें होती हैं वापस परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देती हैं, इसीलिए संचार संभव होता है। वायुमंडल से क्या होता है? संचार होता है। जो टेलीविज़न, फ़ोन इत्यादि हम लोग उपयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, वायुमंडल में ही संभव हो पाता है। बहिर्मंडल यह पतली और सबसे पतली परत है। इसमें वायु की पतली परत पाई जाती है। हीलियम इत्यादि गैसें इसमें तैरती रहती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। उसके बाद की परत को समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल इसमें उल्कापिंड जल उठते हैं। वायुमंडल, इसके वायुमंडल में आयन मंडल होता है एक पदार्थ, इसी के माध्यम से टेलीविज़न, दूरसंचार इत्यादि संभव हो पाता है, क्योंकि तरंगे को परावर्तित कर देती हैं ये मंडल, इससे ऊपर नहीं जाने देती। अगर यह मंडल नहीं होता तो बातचीत फ़ोन पर संभव नहीं होता। और सबसे लास्ट और अंतिम मंडल है बहिर्मंडल। अगला है मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के बारे में भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, यदि शरीर क्या है? एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। अगर शरीर रेडियो है और मस्तिष्क स्पीकर है तो मौसम क्या है? इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करने वाला यंत्र है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वायुमंडल क्या है? मौसम क्या है? वायुमंडल के प्रत्येक घंटे के और दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकते हैं। अच्छा या हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का जो औसत मौसम होता है उस स्थान की जलवायु बताता है कि उस स्थान की जलवायु कैसी है। काफ़ी लंबे समय तक किसी स्थान का अगर औसत मौसम निकालते हैं तो उस स्थान की जलवायु को बताते हैं। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम लोग जिस तापमान का प्रत्येक दिन अनुभव करते हैं वो कौन सा तापमान होता है? वायुमंडल का तापमान। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में जो ताप और शीतलता है उसी के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। वायुमंडल का तापमान ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन क्या है? ये एक महत्वपूर्ण कारक है, यह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आतपन कहा जाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी रोकती है, हम बताए हैं, उसमें उसी को क्या कहेंगे? आतपन कहेंगे। आतपन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। सर्वाधिक आतपन कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, सर्वाधिक सबसे कम ध्रुवों पर, क्योंकि सर्वाधिक किरणें कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सूर्य मैक्सिमम रहता है, इसलिए सर्वाधिक किरणें ध्रुवों पर ही पड़ती हैं। इसलिए सर्वाधिक आतपन सूर्यातप भूमध्य रेखा पर ही होगा, सबसे कम ध्रुव पर होगा, क्योंकि ध्रुव पर किरणें तिरछी पड़ती हैं और 6 महीने ही पड़ती हैं, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही केवल प्राप्त कर पाता है। पृथ्वी सूर्य के ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त करता है? केवल 2 अरबवां भाग। ये क्या है? तापमापी यंत्र है, ये वायुदाब मापी यंत्र है, ये वर्षा मापी यंत्र होता है, या वात दिग्दर्शी है जो पवनों की दिशा को दर्शाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एडवर्ड सेल्सियस ने किया था। डिग्री सेल्सियस से तापमान को मापा जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है? चाँद पर क्या है? वायुमंडल नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई आंतरिक पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण
उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। चंद्रमा पर क्या है, कोई वायुदाब नहीं, और हमारी जो रक्त शिराएं हैं वो अंदर से एक बल लगाती हैं। और पृथ्वी पर वायुदाब है, हमारे ऊपर पृथ्वी पर बहुत सारा वायुदाब है जो हमारे शरीर पर लगता है। और हमारी रक्त शिराएं भी एक दाब लगाती हैं अंदर से बाहर की ओर, तो बाहर से भी एक दाब लगता है। दोनों क्या करती है, मिलके मेंटेन कर ली, बैलेंस बना रहता है, नहीं तो रक्त शिराएं फट जाएंगी अगर वायुमंडल ना होता। तो पृथ्वी पर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर उस वायुमंडल को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित पोशाक पहनकर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल क्या है या वायुदाब क्या है। वायुमंडल पढ़ चुके हैं। वायुदाब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु क्या करती है, हमारे ऊपर चारों तरफ से उच्च दाब के साथ बहुत बल लगाती है। जैसे कोई ढकेलता है, तो अगर हमारे अंदर बल नहीं होता, हमारी वायु शिराएं बल नहीं लगाती, तो हम लोग क्या करते, गिर जाते। लेकिन हमारी शिराएं भी बल लगाती हैं, इसलिए हम लोग बैलेंस बनाए रहते हैं। किंतु इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। वायु का दाब जो है हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी उसके अपोजिट अंदर से बल निकालता है। दोनों मेंटेन बैलेंस हो जाती हैं, संतुलन बना रहता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है। जब वायुमंडल में हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा, तेजी से गिरने लगता है, बहुत तेज गिरता है। जितना जमीन के पास रहेंगे उतना अधिक वायुमंडल रहेगा, वायुदाब रहेगा। और जितने ऊपर जाएंगे वायु का दाब क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, समुद्र के पास होता है। और ऊंचाई जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जहाँ सर्वाधिक तापमान होता है वहाँ कौन सा क्षेत्र बनता है, निम्न दाब क्षेत्र, क्योंकि हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होगा वहाँ मौसम कैसा होगा, बादल युक्त, आकाश में बादल होंगी, मौसम नम होगा, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ऊपर जाकर फिर संघनित होकर क्या करती हैं, बादल बनाती हैं और वर्षा करने लगती है। इसलिए जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र होता है, मतलब तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ बादल युक्त आकाश होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वह भारी होती है, जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जहाँ भारी वायु होता है वहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट में स्वच्छ और स्पष्ट आकाश होगा। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं। मान लो ये हमारा भूमध्य रेखा है या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक किरणें पड़ी, ये वायु क्या हुआ, गर्म होकर क्या हुई, ऊपर उठी, तो यहाँ कौन सा क्षेत्र बनेगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। ये जब ऊपर जाएंगी, ऊपर गई, ऊपर जाकर संघनित हुई, ठंडा हुई तो फैली, फिर ये वायु शुष्क हो जाएंगी, मतलब हल्की हो जाएंगी। यहाँ जो हल्की वायु होंगी वो यहाँ दौड़ने लगेंगी, चक्कर लगाएंगी, यहाँ आकर नीचे बैठ जाएंगी, क्योंकि शुष्क वायु भारी होती, नीचे आकर बैठेंगी। फिर यहाँ कौन सा बनेगा, हाई प्रेशर, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो हवाएं उच्च दाब से फिर निम्न दाब की ओर हमेशा गमन करती हैं। यहाँ निम्न दाब बना, यहाँ से हवाएं चली, यहाँ ठंडी होकर फिर ऐसे आई, फिर यहाँ पर निम्न दाब पे पहुँच गई। तो यहाँ उच्च दाब था, यहाँ से फिर निम्न दाब, यहाँ ऐसे होगा, तो जिसे वायु राशि कहते हैं। पवन के बारे में पढ़ते हैं। पवन उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन क्या होता है, जब हाई बेल्ट प्रेशर से लो बेल्ट प्रेशर की ओर
गति करती हैं, यहाँ से यहाँ की ओर पवन गति कर रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? उच्च दाब पवन कहेंगे। जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु जो है इधर गति कर रही है, तो इसको पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। जब धीरे धीरे पवन चलती है तो अपने साथ धूल और धुएं को भी उड़ाती है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाए। मान लो हवा इधर से चल रही है और कोई व्यक्ति इधर से आना सोचे तो बहुत मुश्किल होता है चलना। कभी कभी आपने और अनुभव किया होगा, तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता, छाता पलट जाता है। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई तो पवन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में पवन को बांटा जाता है। अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। अस्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ये इसलिए इनका नाम अस्थायी पवनें। वर्ष भर चलती है और इनका दिशा सेम होता है। जैसे ये पवनें कौन सी है? अस्थायी पवनें हैं। ये सब हमेशा ऐसे चलती रहती हैं। सनातन पछुआ पवनें, अस्थायी पवनें। मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवनें हैं। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष और दिन के समय किसी विशेष स्थल समय चलती हैं। स्थल एवं समुद्र पवनें स्थानीय पवनें होती हैं। जैसे लू मई जून में स्थल पर लू चलता है, ये स्थानीय पवनें होती हैं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है। जब जल है वाष्प के रूप में जब जल पृथ्वी और बहुत सारे जलाशय से वाष्पित होती है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प क्या होता है? जब जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है तो इसे जलवाष्प कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को, वायु में जितना जलवाष्प है, जितनी मात्रा में जलवाष्प है, उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जितना वायु गर्म होगा उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता उतने अधिक होगा। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं छूटता, क्योंकि वायु गर्म होती है। जितना अधिक गर्म होगा उतना अधिक वह अपने साथ नमी या जलवाष्प धारण करेगा। इससे वायुमंडल में जलवाष्प बनी रहेगी तो कपड़ा नहीं सूखता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर एक जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब वे वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जो जेट प्लेन होती हैं वो अपने साथ एक सफ़ेद रास्ता की तरह छोड़ते हुए आती हैं। यह कैसे होता है? क्योंकि उनके इंजनों से जो नमी निकलती है वो संघनित होकर बूंद के रूप में दिखाई देती हैं और गतिमान करती रहती हैं, इसीलिए यह रास्ते के रूप में दिखता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आती है। वर्षा के रूप हिम, सहिम वृष्टि और ओला हैं। यह है चक्रवाती वर्षा। यहाँ गर्म वायु ऊपर उठी और जाकर ठंडा हुई, संघनन बना, बादल बने और बारिश हो गई, ये चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय वर्षा, जब वायु आती है अपने साथ आर्द्रता लेकर उठती है और आके पहाड़ों से टकरा देती है
टकराने से जो उसमें नमी आर्द्रता हुई वहीं पर छोड़ देती हैं। इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। भारी होती है गर्म वायु तो उसको लेकर उड़ नहीं पाता, ऊपर नहीं जा पाता, तो टकराने के कारण बारिश हो जाती है। संवहनीय वर्षा, ये गर्म वायु ऊपर उठ जाकर वायुमंडल में संघनित होकर ऊपर उठकर ठंडा हो जाती है, फिर संघनित करके बारिश कर देती हैं, संवहनीय वर्षा हो जाती है।